सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह के अंतर्गत गद्य खंड पाठ 5 पाठ का नाम है गलता लोहा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। इस पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें। कौन से प्रसंग का? जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया हो। अब किताबों की विद्या, पुस्तकीय ज्ञान, पढ़ना लिखना, घन चलाने की विद्या, लोहार का कार्य। तो इसमें उस प्रसंग का उल्लेख करना है जिसमें दोनों की बात की गई हो। उत्तर इस प्रकार है। धनराम के पिता लोहार थे। धनराम लोहार पिता का पुत्र था और पढ़ाई में कमज़ोर था। उसे पहाड़े समझ में नहीं आते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते हैं, किंतु उसे याद नहीं होता है और मास्टर साहब द्वारा उसे दंडित भी किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पुस्तकीय विद्या, पुस्तकीय ज्ञान सीख रहा था। उधर धनराम के पिता गंगाराम अपने पुत्र धनराम को पैतृक व्यवसाय लोहार का कार्य सिखा रहे थे, जैसे धौंकनी फूंकना, सान चढ़ाना मतलब धार लगाना तथा हथौड़ा व घन चलाना। त्रुटि होने पर पिता द्वारा भी धनराम दंड पाता था। इस तरह धनराम दोनों प्रकार की विद्या सीख रहा था। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता है, समझता है। इसका उत्तर इस प्रकार है। मोहन उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार का बालक था। मोहन उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार का बालक था और धनराम निम्न जाति के लोहार परिवार का बालक था। बचपन से ही धनराम के मन में जातिगत हीनता का भाव भर दिया गया था। मोहन कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक था। वह पढ़ने में अच्छा था। वह विद्यालय में मॉनिटर था। धनराम पढ़ाई में कमज़ोर था। मास्टर त्रिलोक सिंह भी मोहन के विषय में कहा करते थे कि यह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा तथा विद्यालय का नाम ऊंचा करेगा। धनराम बचपन से ही मोहन के प्रति स्नेह और आदर के भाव रखता था। धनराम ने मोहन को अपने से ऊंचा मान लिया था। धनराम समझता था कि मोहन का तो पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, इन सब पर अधिकार है। धनराम क्या समझता था? धनराम समझता था कि मोहन का तो पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, इन सब पर अधिकार है। इस कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। अब प्रश्न क्रमांक 3 समझते हैं।
प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? पाठ में मोहन ऐसा कौन सा व्यवहार करता है, कौन सा कार्य करता है जिस पर धनराम को क्या होता है? आश्चर्य होता है, और क्यों होता है? मोहन धनराम के पास हंसुए में धार लगवाने पहुंचता है। हंसुए का मतलब हंसिया, तो उसमें धार लगवाने पहुंचता है। हंसुए में धार लग जाने के बाद भी धनराम की भट्टी पर बैठा रहता है। तभी धनराम लोहे की मोटी छड़ को तपाकर उसे गोल आकृति देने की कोशिश करता है, किंतु धनराम छड़ को गोल आकृति नहीं दे पा रहा था। तो यह देख मोहन ने उस लोहे की छड़ को गोल आकृति दे दी। धनराम को मोहन की कारीगिरी पर आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि उच्च वर्ग के ब्राह्मण जाति के युवक ने जाति के अभिमान को त्याग कर एक निम्न जाति लोहार की दुकान पर बैठकर काम किया। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? उत्तर: लखनऊ आने के बाद मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, क्योंकि मोहन को रमेश के घर के कार्यों में सहयोग करना पड़ता था। रमेश के घर की महिलाओं के अलावा मोहल्ले की महिलाएं भी मोहन को काम काज में हाथ बटाने का साधन मानने लगी थीं। रमेश बाबू की नज़रों में भी मोहन घर का एक नौकर ही था। एक साधारण विद्यालय में प्रवेश करा दिया था। वह मेधावी छात्र नए वातावरण तथा काम के बोझ के कारण अपनी पहचान नहीं बना पाया। साधारण तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आजीविका के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में काम तलाशने लगा। उसके पिता के सुनहरे सपने टूट गए थे। इस प्रकार यह समय उसके जीवन का नया अध्याय था, जिसे हम दुखद और उसके जीवन का अंधकारमय अध्याय भी कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा है और क्यों? जवान के चाबुक शब्दों की मार। इसका उत्तर इस प्रकार है। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा था, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा था, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? इस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है। मास्टर साहब उसे मार मार कर पहाड़ा याद कराते हैं, परंतु धनराम याद नहीं कर पाता। तब उन्होंने सोचा कि शायद इस व्यंग्यवाण से पढ़ने लगे, क्योंकि शारीरिक चोट की अपेक्षा शब्दों की चोट ज़्यादा गहरी होती है। उसके मन में यह
बैठा दिया गया था कि वह बस लोहार का कार्य ही सीख सकता है, विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। धनराम ने पढ़ाई छोड़कर पैतृक धंधा लोहार के कार्य को ही अपना लिया था। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत क, ख और गा प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में क्या है? क, ख, ग, घ। बिरादरी का यह सहारा होता है। बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा? क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? तो क्या समझते हैं? बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा? उत्तर, पुरोहित वंशीधर तिवारी ने अपनी ही बिरादरी के एक संपन्न परिवार के युवक रमेश से कहा था। ख, किस प्रसंग में कहा? किस प्रसंग में कहा? उत्तर, वृद्ध वंशीधर अपने पुत्र मोहन की पढ़ाई के लिए चिंतित थे। तभी लखनऊ से उनकी बिरादरी का युवक रमेश छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वृद्ध वंशीधर ने रमेश के सामने मोहन की पढ़ाई की चिंता प्रकट कर दी। रमेश मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने तैयार हो जाता है। इसलिए वंशीधर ने कहा था कि बिरादरी का यही सहारा होता है। इसका गा, किस आशय से कहा? उत्तर, रमेश पुरोहित वंशीधर तिवारी के पुत्र मोहन को जब अपने साथ, तो रमेश पुरोहित वंशीधर तिवारी के पुत्र मोहन को जब अपने साथ लखनऊ पढ़ाने के उद्देश्य से ले जाने तैयार हो जाता है और सहानुभूति भी देता है, तब वंशीधर तिवारी ने कृतज्ञता के भाव से कहा था। पुरोहित वंशीधर तिवारी के कहने का आशय यह था कि अपनी बिरादरी के लोग ही एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं और साथ देते हैं तथा सहारा बनते हैं। घ, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? कहानी में यह आशय बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है। रमेश मोहन को अपनी बिरादरी का ना मानकर उसे नौकर के रूप में ही मानता था। मोहन का साधारण विद्यालय में प्रवेश करा दिया था। पूरे समय घर के काम का बोझा ढोता रहता था। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद तकनीकी विद्यालय में प्रवेश करा दिया था। वहाँ पढ़ने के बाद वह कारखानों और फैक्ट्रियों में काम खोजने लगता है। रमेश ने वंशीधर तिवारी की गरीबी व सरलता का लाभ उठाया और मोहन का शोषण किया। इस तरह एक मेधावी बालक का भविष्य नष्ट हो गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? का, किसके लिए कहा गया है? फिर से, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। किसकी आंखों में? मोहन की आंखों में। एक सर्जक, रचनाकार या सृजनात्मक कार्य करने वाला
तो उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? उत्तर, यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। खा, किस प्रसंग में कहा गया है? मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए मतलब हंसिया में धार लगवाने पहुंचता है। हंसुए में धार लग जाने के बाद भी मोहन वहां बैठा रहता है। धनराम लोहे की मोटी छड़ को गोल आकृति देने का प्रयास करता है, किंतु वह छड़ को गोल आकार नहीं दे पा रहा था। तभी मोहन बिना संकोच किए उस लोहे की छड़ को कुशलतापूर्वक गोल आकृति देने में सफल हो जाता है। इसी सृजनात्मक कार्य के कारण उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। अब इसका गा है, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह पात्र विशेष मोहन के जाति एवं धर्मनिरपेक्ष व्यवहार को उजागर करता है। मोहन ब्राह्मण जाति का पुत्र होते हुए भी ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त था। मोहन ने जातीय अभिमान को त्याग कर कार्य को महत्व दिया। एक लोहार की दुकान पर लोहे की छड़ को कुशलतापूर्वक गोलाई देने में सफल हो जाता है, जिसमें ना स्पर्धा का भाव था और ना हार जीत का भाव था। मोहन जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों मतलब मेहनत या परिश्रम करने वालों के सच्चे भाईचारे को बड़ा मानता है। वह सामाजिक विधि निषेधों को व्यर्थ समझता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भाषा की बात के अंतर्गत है। इस पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह कर्म से संबंधित हैं। किसका क्या प्रयोजन है, शब्द के सामने बताना है। तो पहला है धौंकनी। यह नली नुमा होती है, आग को सुलगाने और धधकाने के काम आती है। दूसरा शब्द है दरांती। यह खेत में घास काटने या फसल काटने के काम आने वाला औजार होता है, जिसे हंसिया भी कहा जाता है। सणसी, जिसे हम संसी भी कहते हैं, लोहे की दो छड़ों का बना कैंची नुमा औजार होता है, जिससे लोहार गर्म की गई लोहे की छड़ों को पकड़ता है। अगला शब्द है आफर। इसका अर्थ भट्टी होता है। इसमें लोहे को गर्म किया जाता है। पांचवा शब्द है हथौड़ा। यह है लोहे को पीटने के काम आने वाला औजार या हथियार होता है। तो बच्चों, इस तरह प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।